लंबे अरसे तक डायबिटीज होने से क्या होता है, आँख के पर्दे खराब होने लगते हैं, हार्ट अटैक पड़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं, गुर्दे खराब होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक पड़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये क्लॉक जो है हमारे को सिग्नल करती है कि आपको अब रेस्ट करना चाहिए। नींद के दौरान एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर में जो है शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है, जिसको हम क्या जानते हैं, डायबिटीज। ओके सर। तो डायबिटीज अपने आप में कितनी बड़ी भयंकर समस्या आपको तो मालूम नहीं है। यस सर। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें एक हेल्दी डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? कि रात के समय हमारे चय प्रचय मेटाबॉलिज्म का प्रक्रिया वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है जी। और हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज हम जो ग्रहण करते हैं वो हमारे मोटापे का कारण है। तो एक स्वस्थ रात का भोजन 2 रोटी। जी सर। 2 रोटी का मतलब ये नहीं कि 50 ग्राम आटे की एक रोटी बना ली, जी जी। स्पेसिफाइड है 25 ग्राम आटे की एक रोटी। ओके। अक्सर ये माना जाता था कि हम जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हम मोटापे के शिकार नहीं होते थे। हाँ जी, फिट लोग। No script, no chains, we let it go. Roll hit towels where the cool kids glow. Powered by Pondy Tourism. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोहित टेल्स। आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज बात होगी हमारी और आपकी सेहत की। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ गलत वक्त पर खाना खाने या सोने से हमारे शरीर पर कैसी बीमारियों का इफेक्ट होता है? आजकल हिमाचल में मोटापा इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? और जो फास्ट फूड यानी कि प्रोसेस फूड हम खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, वो एक्चुअली हमारे शरीर के साथ क्या क्या कर रहा है? दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान है उनकी मेडिकल फील्ड में पकड़ और लोगों को उनकी हेल्थ के प्रति जागरूक करने का जज्बा बाकी काबिल तारीफ़ है। हमारी डेली लाइफस्टाइल, हमारी आदतें और उनका हमारे शरीर पर क्या असर होता है, इस विषय पर उनसे बेहतर मुझे लगता है कि बात करने के लिए या फिर गाइड कर पाने के लिए उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं हमें मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। और मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और डिस्ट्रिक्ट चंबा, यहाँ के जो लोग हैं वो तो इन्हें ज़रूर जानते होंगे। हम अपने शो पर इनवाइट करते हैं डॉक्टर कल्याण जी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका मुझे लगता है कि आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि है सर्कैडियन रिदम। सर, उसे सिंपल टर्म में हमारे लोगों को समझाइए, क्या होता है वो? सर्कैडियन रिदम मतलब आप हम सब सोचें तो एक तरह से इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी, हमारे शरीर में एक निरंतर घड़ी जो अपने समय अपने हिसाब से निश्चित करती है। और वो कोई अभी ऐसा नहीं कि अभी की कोई खोज है, वो हमारे बुजुर्ग बहुत पहले से जानते थे कि कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। और इसीलिए तो बुजुर्ग कहते थे कि जल्दी से शाम को सो जाओ और सुबह जल्दी से हाँ जी उठ जाओ। हाँ जी। तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। तो ये जो सर्केडियन रिदम है ये हमारे बॉडी में एक तरह की क्लॉक है। हाँ जी। ये 24 घंटे की क्लॉक है। ओके सर। और ये सुबह सूर्य की रोशनी के साथ ये एक्टिव हो जाती है। हाँ जी। और हमारा शरीर भी बहुत एक्टिव हो जाता है और हम अपने क्रियाकलाप में व्यस्त हो जाते हैं, दैनिक कार्य में। यस सर। और रात के समय ये क्लॉक जो है हमारे को सिग्नल करती है कि आपको अब रेस्ट करना चाहिए, और उस प्रकार हम रेस्ट करते हैं और आराम करते हैं और नींद आती है हमें। ओके सर। तो ये अपने आप में एक रिदम है 24 आवर्स की। हाँ जी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में है, ये हमारे शरीर के एक सेल में है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। तो इससे जो है हमें हमारे शरीर को ऑटोमेटिकली ये ज्ञात हो जाता है कि कब हमें जागना है, हाँ जी, कब भूख लगती है, हाँ जी, कब हमें खाना है, कब हमें सोना है। ओके सर। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। परंतु हमारे शरीर की ये जैविक घड़ी मुख्य रूप से जो है वो हमारे को स्वस्थ रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ओके सर। हाँ जी। आप थोड़ा ध्यान दें तो ये कैसे भूमिका निभाती है। देखो, हम सुबह जब जागते हैं तो हम एक्टिव होते हैं सूर्य की रोशनी के साथ। तो
ये इस रोशनी के साथ जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारा शरीर भी एक्टिव हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो ब्रेन की सोचने की कैपेसिटी वो भी बहुत जागरूक हो जाती है और बहुत एक्टिव हो जाती है। हाँ जी सर। उससे क्या होता है कि आज के ज़माने में इसको अब वैज्ञानिकों ने नए तरीके से सिद्ध किया और नए तरीके से इसको जानने की कोशिश की है। तो अध्ययनों में काफ़ी स्पष्ट हो चुका कि हमारे शरीर की लगभग हर एक कोशिका में जैविक घड़ी मौजूद है। हाँ जी। इसका मुख्य नियंत्रण जो हमारे मस्तिष्क में छोटे से भाग से होता है। ओके सर। यही भाग नींद के दौरान एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। ओके सर। और इस मेलाटोनिन से हमारी नींद आती है, नींद गहरी होती है। हाँ जी। और दूसरा हार्मोन नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो जो दिन भर के हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे मसल्स बॉडी में बियर एंड टियर होता है, तो उसकी रिपेयर जो उस ग्रोथ हार्मोन से रात के समय बहुत अच्छे से होती है। ओके सर। इसी कारण शरीर दिन और रात को अलग तरह से पहचान सकता है। ओके सर। तो इसका लिंक अब डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के साथ है। अच्छा, सर्कैडियन रिदम का। हाँ, इस सर्कैडियन रिदम का जो हम खाना खाते हैं, खाना ग्रहण करके मेटाबोलाइज करते हैं। हाँ जी। मेटाबॉलिज्म को हम सिंप्लीफाई करें तो उसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमने खाना ग्रहण किया, हाँ जी, उसकी ऊर्जा बनी। ओके सर। तो ऊर्जा का अगर हम उपयोग करते हैं, हाँ जी, तो इस पूरे प्रोसेस को, खाना ग्रहण करना, उससे ऊर्जा में परिवर्तित होना, हाँ जी, और उस ऊर्जा का प्रयोग होना, इसको पूरा हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है हमारे दिन के समय बहुत हाईएस्ट लेवल पे होता है, दिन के समय। हाँ जी। और रात को ये बिल्कुल मिनिमम होता है। ओके सर। अब देखो इसको हम कैसे, हमारी जो दैनिक आदतें हैं उसने हमने इस बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जो जैविक घड़ी है उसको कैसे डिस्टर्ब किया है। हाँ जी। दैनिक अध्ययनों से ये पता चला है, वैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला कि इसी से दिन के समय जो इंसुलिन है वो बहुत एक्टिवली काम करता है। हाँ जी। जो हम खाना ग्रहण करते हैं उसको एकदम ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उन ऊर्जा में कन्वर्ट करने से हम एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी। और रात के समय इंसुलिन बहुत कम काम करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दिन में जो हमने खाना खाया, हाँ जी, उससे ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। हाँ जी। और हमने उस ऊर्जा को जब हमने अपनी एक्टिविटी की, वॉकिंग की, एक्सरसाइज की, दैनिक कार्य किए, तो उसको उपयोग में ला दिया। यस सर। और अब रात को क्या हो रहा है कि इंसुलिन की एक्टिविटी भी कम है, बिल्कुल सर। और जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही उसका उपयोग भी कम है। हाँ जी, हाँ हम जी, सिर्फ सो रहे हैं रेस्ट मोड पे। रेस्ट मोड पे। हाँ जी। तो उस टाइम वो ऊर्जा जो बनी वो कहाँ गई? वो चर्बी में परिवर्तित हो गई। हाँ जी। और चर्बी हमारे पेट में, हाँ जी, हाँ जी, शरीर में जगह जगह डिफरेंट पार्ट्स। हाँ जी। अब चर्बी सिर्फ चर्बी नहीं है, ये एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है। ये तरह तरह के बदलाव हमारे शरीर में लाती है। और सबसे बड़ा बदलाव जो रोहित लाती है वो लाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ओके सर। हाँ जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे होती है तो फिर क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो इंसुलिन उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है। हाँ जी। ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। जब वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है तो हमारे शरीर में जो है शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। हाँ जी। ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है, जिसको हम क्या जानते हैं? डायबिटीज। ओके सर। तो डायबिटीज अपने आप में कितनी बड़ी भयंकर समस्या आपको तो मालूम ही है। यस सर। तो इस समस्या से फिर देखो, जब किसी को डायबिटीज हो जाए तो लंबे अरसे तक डायबिटीज होने से क्या होता है, आंख के पर्दे खराब हाँ होने जी, लगते हाँ हैं। जी, हाँ जी। हार्ट अटैक पड़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं, गुर्दे खराब होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, हाँ जी। स्ट्रोक पड़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं, हाँ तरह जी। तरह के इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो हमने कहाँ डिस्टर्ब किया अपने आप को? सर्केडियन रिदम पे। जी सर। तो सर्केडियन रिदम पे जब हमने अपनी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब किया, हम कहाँ पहुंच गए? डायबिटीज। यस सर। और हमारे गुर्दे खराब होने लगे, हार्ट अटैक पड़ने लगे, स्ट्रोक पड़ने लगे। यस सर। तो जब शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, चर्बी इकट्ठी हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि डायबिटीज तो आ गई, हाँ जी। साथ साथ में हाइपरटेंशन भी आ जाता है। हाइपरटेंशन आ गया। यस सर। जब हाइपरटेंशन आता है तो जो हमारी खून की धमनियां हैं, हाँ जी। उनके जो हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में एंडोथीलियम का डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब उसका डिस्फंक्शन स्टार्ट होता है तो वो जो हमारी धमनियां होती हैं नॉर्मली क्या होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। यस सर। है ना, एकदम लचीली होती हैं। जी सर। तो वो एकदम स्टिफ होने लग जाती हैं।
समझ रहे हैं आप? हाँ जी, स्टिफ। हाँ जी। तो स्टिफ होने से आप ने कभी आभास करना, एक स्टील की रॉड लेंगे। जी सर। स्टील की रॉड को अगर माइनस टेम्परेचर में -80 केल्विन में अगर आप रखेंगे तो वो स्टील की रॉड इतनी स्टिफ हो जाती है कि उसको आप हल्का भी झटका मारेंगे तो वो टूट जाती है। यस सर। तो वैसे ही हमारी जो धमनियाँ है जब वो स्टिफ होती है तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो बोलते हैं हम, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब भी प्रेशर बढ़ता है तो धमनियों के फटने का चांसेस बहुत होते बढ़ हैं। जाते हैं। ओके सर। और उसमें जो प्लाक बने होते हैं वो प्लाक के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो क्लॉट बनने लगते हैं। जी सर। तो क्लॉट जो है हमारे को हार्ट अटैक और अधरंग के अटैक लाते हैं। ओके। उस प्रकार अटैक कहीं किडनी में भी आ सकते हैं, आंख के पर्दे में भी आ सकते हैं, छोटी लेवल पे भी रेटिनल हेमरेज, ऑक्लूजन, डैमेज होने के खतरे हो जाते हैं। ओके सर। तो इस तरह से सर्केडियन रिदम हमारी पूरी लाइफ सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट कर रहा है। ओके सर। सर तो हमने जैसे आपने हमें बताया कि जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक जो थी जी। तो वो वर्क करती है नेचुरल लाइट के हिसाब से। तो सर जब से हमारा जो अब डेली लाइफ का रूटीन हो गया है, पहले की बात जब हम करते थे जब लोग सिर्फ नेचुरल लाइट पे डिपेंड थे, तब तो उनका शायद मेरे को लगता है पूरा सिस्टम अच्छे से काम करता था। हाँ। लेकिन सर अब जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स है, हाँ। हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम डेली लाइफ में बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं कि हम रात को भी इनफैक्ट काम करते हैं कुछ लोग। हाँ, बिल्कुल। तो सर उसका मतलब इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो, जब हम लोगों ने जब से हमारे पास स्क्रीन आ गई, हाँ जी। स्क्रीन और लाइट से रात को लेट तक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ अध्ययन करने लग जाते हैं, या स्क्रीन पे रील देखते रहते हैं या वीडियो देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे हमारी ये सर्केडियन रिदम जो है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके सर। ओके। तो हम लेट सोते हैं और लेट जागते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो जो हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम था वो भी डिस्टर्ब हो गया। यस सर। लंच का टाइम पे लंच नहीं हो रहा है। हाँ जी। डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद रात भर के जागेंगे तो इंसुलिन काम कम कर रहा है। जी सर। तो जब इंसुलिन काम कम कर रहा है तो वो जो भी हमने खाना ग्रहण किया है वो ऊर्जा में तो बन रहा है, ऊर्जा हमारा उपयोग में नहीं आ रही। जी सर। जी सर। जब उपयोग नहीं कर रहे हैं हम उस ऊर्जा को तो वो चर्बी बन के डिपॉजिट हो रही है। जी सर। तो ये इसी तरह बनी ना ये हाँ क्लॉक। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्लॉक हमारे को डैमेज कर रही है। ओके सर। तो सबसे पहले हमारे को यही निश्चित करना होगा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो कहावत है, हाँ जी। उसको हमारे को मानना ही होगा और हमारे को वापस वहीं जाना होगा। ओके सर। तभी हम अपने हमारा जो पथ भ्रष्ट हो गया उस पथ पे दोबारा आएंगे, तभी हम स्वस्थ होंगे। जी सर। जी सर। तो आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से हमको सर्केडियन रिदम पूरी तरह से समझाया। तो सर अगर बहुत सारे, मेरे को लगता है, मेरे को खुद भी पता है कि मेरा सर्केडियन रिदम बिगड़ा हुआ है सर, तो अगर किसी ने अपना सर्केडियन रिदम इम्प्रूव करना है तो सर उसके लिए क्या स्टेप्स रहते हैं? तो अब जो ये डिस्टरबेंस क्रिएट की हमने अपने लाइफस्टाइल से, इसको नॉर्मल करने के लिए हमारे को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़ेगा। 7-8 बजे के ध्यान हमारे को अपना भोजन ग्रहण करना होगा। हाँ जी। और भोजन ग्रहण करने के 2 घंटे के बाद हमारे को अपने नींद के लिए बिस्तर पे लेटना होगा और हमें नींद जल्दी 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। ओके सर। और शाम को सुबह 6 से 7 बजे के बीच में हमने जागना ही जागना है। ओके सर। जब हम इस रूटीन पे आएंगे तो फिर क्या होगा कि हम समय पे ब्रेकफास्ट करेंगे, हाँ जी। समय पे ऑफिस जाएंगे, हाँ जी। और दैनिक कार्य हम दोबारा से रिदम में लाएंगे। इस रिदम में वापस आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम एक बार निश्चय कर लें तो हफ्ता 10 दिन में सब लोग इस लाइन पे आ सकते हैं। हाँ जी। और जब हम अपने टाइमिंग को कैच करेंगे तो फिर एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट करेंगे और ठीक से नींद लेंगे, स्ट्रेस से बाहर आएंगे, तो हम इन मुसीबतों से, जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो कुछ लोगों की तो बिगड़ चुकी हैं वो तो नहीं, पर जिन लोगों की शुरुआत हुई वो तो बिल्कुल ठीक हाँ हो जी, सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रयत्न किया जा सकता है इस तरह से। ओके। यही इसका तरीका है। और दूसरा कोई ये नहीं कि हम दिन के रात बना दें या रात का दिन बना दें, ऐसा हाँ कुछ जी, नहीं होने हाँ जी, वाला है। हाँ जी। ओके सर। ओके सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी दर्शकों और मुझे सर्केडियन रिदम समझाया। तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें एक हेल्दी डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? हेल्दी डाइट प्लान ये एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हॉस्पिटल में भी रोज़ लोग पूछते ही हैं। इसमें हमारे को जो है अपने वजन को, जो हमारा बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट का पता होना चाहिए। हाँ जी। BMI का पता होना चाहिए।
उसके हिसाब से हमारे को कितनी कैलोरी कंज्यूम करना है वो भी सुनिश्चित करना चाहिए हम सबको। अच्छा सर। इसके अलावा जो भी हमारी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं, उस कैलोरीज का जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ जी। कहाँ से कितना हमारा जो है ऊर्जा आनी चाहिए, ऊर्जा मतलब कैलोरीज। हाँ जी। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कार्बोहाइड्रेट में भी दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स। हाँ जी। हाँ जी। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी विशेषता ये होती है कि जैसे ही हम वो ग्रहण करते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। तो शुगर का स्पाइक आता है, पीछे से इंसुलिन की स्पाइक आती है। ये हाँ जी। हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ जी। हमारे को जो भी कैलोरीज अपने ग्रहण करनी है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से करनी है। ओके सर। तो कितनी कैलोरीज हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए रोहित? वो 45 to 55% जो कैलोरीज हमारी कॉम्प्लेक्स Complex कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। और इसके अलावा 20 से 25% कैलोरी जो हमारी प्रोटीन से आनी चाहिए। ओके सर। बसा जिसको हम फैट बोलते हैं। हाँ जी। 20 से 30% हमारी कैलोरीज जो है वो फैट से आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे को विटामिन्स की भी जरूरत रहती है। हाँ जी। विटामिन क्यों जरूरी होते हैं? जो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। जी सर। वो बायोकेमिकल रिएक्शंस विटामिन्स के वगैरह पूरे नहीं हो सकते हैं। हाँ जी। तो उन रिएक्शंस के लिए विटामिन्स का मात्रा हमारे को प्रचुर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कितने हैं। उसी प्रकार हमारे को मिनरल्स की भी आवश्यकता है। मिनरल कई स्थानों पे हमारे यूज़ होते हैं शरीर में, जैसे हमारी बोन्स हैं वो स्ट्रांग बने रहें। हाँ जी। हमारे जो मसल पावरफुल बनते हैं उसके लिए भी कैल्शियम और सोडियम के चैनल होते हैं, उनमें भी चाहिए। हाँ जी। और जो हमारे इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, उसमें मैग्नीशियम और जिंक की भी आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो ये छोटे छोटे मिनरल्स हमारे को हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं। ओके सर। इसके अलावा हमारे भोजन में फाइबर्स भी हमें मिलने चाहिए। अगर फाइबर नहीं होंगे तो हम सब लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। ओके सर। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट साफ नहीं होगा। जब पेट साफ नहीं होंगे तो आप ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ जी। तो इस तरह से हमारे को अपने भोजन का संतुलन करना पड़ता है। स्वस्थ भोजन के जो है ना वो 5 सिद्धांत हैं। क्या जी। सिद्धांत हैं वो? पहला नियम ये है कि हमारा जो भोजन है वो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ होना चाहिए, प्रकृति में पाया जाना चाहिए। ओके सर। जितना संभव हो सके। हाँ जी। सब संभव नहीं होता है, जितना संभव हो सके। और दूसरा उसी के साथ वो भोजन जो है घर का बना खाना खाया जाए, ताज़ा भोजन खाएं। हाँ जी। और पैकेट वाले भोजन का, तला हुआ भोजन, मिठाइयाँ, फास्ट फूड, इन सब से परहेज करें। इनको बिल्कुल भी हम टच ना करें। जी सर। दूसरा नियम ये है कि हमारा भोजन जो है वो संतुलित हो। ओके सर। जैसे मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी, प्रोटीन से कितनी, वसा हाँ जी, से कितनी, हाँ जी। उसी मात्रा में हमारा भोजन होना चाहिए। ओके सर। और जो भी हमारे मुख्य आहार 3 होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जी सर। उसमें प्रोटीन की निश्चित मात्रा होनी ही चाहिए। जी सर। ठीक है। और फाइबर की भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की भी होनी चाहिए। तो वसा भी एक सुनिश्चित मात्रा में होना चाहिए। जी सर। और उसी को हम संतुलित भोजन बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तीसरा नियम ये है कि नियमित समय पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी। ये नहीं कि रात के 12-1 बजे आप डिनर कर रहे हैं, जी उसका सर। कोई मतलब नहीं है। उस टाइम पाचन प्रक्रिया हमारी स्लो हो चुकी है। हाँ जी। तो वो भोजन ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर परिवर्तित हो भी जाए तो उपयोग नहीं हो सकता है। हाँ जी। तो हमारे लिए बेकार पैदा करता है। सर तो आप बता सकते हैं कि आइडियल टाइम क्या रहता है ब्रेकफास्ट, लंच और नाइट का? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ जी। हमें सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान अपना नाश्ता ग्रहण करना चाहिए। ओके सर। 1 से 2 बजे दोपहर में हमें अपना लंच ग्रहण करना चाहिए। जी सर। और शाम को 7 से 8 बजे के दरमियान हमारे को अपना डिनर भी करना चाहिए। करना चाहिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा ना, जी। जैसे हम हमारा जैसे पहाड़ी कल्चर जो है तो उसमें हमें बताया जाता है कि हमें रात को काफ़ी मात्रा में खाना चाहिए। क्या ये सही है रहता है क्या? ये मेरे को एक सबसे बड़ा कारण लगता है। हाँ जी। ठीक है। हम अपने पहले उन 5 विषय जो मैंने बताए थे ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समय, हाँ खाने जी, का समय। हाँ जी। चौथा विषय है कि धीरे धीरे भोजन ग्रहण करना चाहिए। ओके सर। खाना जो है कम से कम 20 मिनट लगा के खाना खाना चाहिए। जी सर। मतलब ज़्यादा समय लगाने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खाना खाना है। हाँ जी। जितना खाना आपने खाना है उसको चबा चबा के, पचा के आराम से। देखो हम जब खाना खाते हैं, खाना मुंह में चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो उसके साथ मिक्स। जी सर। जी सर। तो आपको ज्ञात ही होगा सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो
हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। जी सर। तो अच्छे से मिक्स अप हो सलाइवा के साथ वो खाना अगर हमारे पेट में जाता है तो अच्छे डाइजेशन होता है उससे। जी सर। तो उससे हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो अच्छी हो जाता है। हाँ जी। और पांचवा नियम ये है कि जब हम खाना ग्रहण करते हैं तो हमारे को तरल जो है, तरल पदार्थ जी, पानी पानी। का सेवन कम से कम 2 लीटर सर्दियों में, और हो सके तो 2.5 लीटर, जहाँ बहुत गर्मी होती है हो सकता है 3 लीटर भी पानी का सेवन दिन में करना चाहिए। पर जी, पूरे दिन में करना चाहिए। ओके सर। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किस तरह से कंपोज होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने प्रश्न पूछा था ना कि हम शाम को बहुत हैवी खाते हैं, हाँ जी। तो इसी 3 टाइम के खाने की जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसी में आपने इसको पकड़ना है कि मैं शाम को हमें कितना खाना खाना है। जी सर। तो सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं हम, जो ब्रेकफास्ट है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन होता है हमारा। जी सर। नाश्ता छोड़ना बिल्कुल गलत बात है, हाँ जी। कभी मिस नहीं करना चाहिए हमें। 1 गिलास दूध या दही का कटोरी, 2 रोटी या दलिया जी सर। या ओट्स और 1 फल, हाँ जी, ये हमें नाश्ते में कम से कम करना ही रहना करना चाहिए। ओके सर। इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी है जी जिससे सर। हमें ऊर्जा मिलेगी। हाँ जी। प्रोटीन भी है जो हमारे शरीर में मांसपेशियों में जहाँ पे भी प्रोटीन की आवश्यकता है उनको पूरा करेगा। जी सर। दूध दही ले रहे हैं तो कैल्शियम भी कैल्शियम। है, हमारी हड्डियों के लिए ठीक रहेगा। और विटामिन्स भी हैं जो हमारे शरीर में होने वाली सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। जी सर। तो अब हम दोपहर में लंच करते हैं, तो लंच का कैसे हमारे को करना चाहिए? संतुलित आहार लंच में भी हमारे को लेना है। ग्रहण करना है। ओके सर। और लंच में हमें हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रहण करना है। क्यों करना है? एक स्वस्थ दोपहर का भोजन, 3 रोटी भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं 3 रोटी। ये आपके BMI पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी वेट पे, आपके आइडियल बॉडी वेट पे, आपके दैनिक कार्य पे, आप फिजिकली कितना एक्टिविटी करते हैं। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, कुर्सी पे बैठ के दिन भर के, जिन्होंने ऑफिशियल काम करना है, उनके लिए तो 2-3 रोटियां बहुत हो जाती है, उसको मेटाबोलाइज करना भी मुश्किल होता है। यस सर, यस और सर। जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं हाँ जी। उनके लिए 3 रोटियां भी कम हो सकती हैं। तो किसी पर्सन की मैं बात नहीं करूंगा, एक एवरेज सेडेंटरी लाइफस्टाइल के व्यक्ति के लिए है कि वो दोपहर में जो लंच करें, 3 रोटी, 1 कटोरी या 1 कटोरी चावल या 1 कटोरी सब्जी, जी सर। 1 कटोरी दही और आधी प्लेट सैलेड ओके। का सेवन जरूर करें। सैलेड से हमें बहुत सारे फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं। ओके सर। तो दोपहर में मैंने ये भोजन की मात्रा क्यों बढ़ाई, आप जानना चाहेंगे रोहित? जी सर, जी सर, जी सर। देखो, मैंने जैसे अपने सर्केडियन रिदम में आपको बताया था हाँ कि जी। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत एक्टिव होता है दोपहर के समय। यस सर। ठीक है, जब उस टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव होने का मतलब है कि हमारा इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत काम करता है, उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है और हम ऊर्जा को उपयोग भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब उस टाइम जो अगर हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज और जो भोजन लिया उसको हम पचा सकते हैं, वो हमारे बेकार नहीं करेगा हमारे शरीर में। जी सर। ठीक है जी सर। ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब कुछ अच्छे से ग्रहण कर लिया, दिन को। तो उसको हमने मेटाबोलाइज भी किया क्योंकि दोपहर में मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। अब रात के भोजन की बात करते हैं हाँ तो जी। हमारे यहाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम डिनर जो है बहुत हैवी करते हैं। जी सर। हम बहुत, और हमारी माताएं बहनें रात के भोजन के लिए बहुत तैयारी करती हैं, 3-4 बजे से। जी सर। 2-3 तरकारियाँ भी बना लेती हैं, हाँ जी, हाँ नॉन जी। वेज भी बना लेते हैं, चावल भी, घी भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं। हाँ जी। सैलेड खाएं ना खाएं, भूल जाएं, ये भी हो सकता है। जी सर। और देखो यहाँ विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि रात के समय हमारे चय प्रचय, जी सर। मेटाबॉलिज्म का प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है, जी। और हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज हम जो ग्रहण करते हैं वो हमारे मोटापे का कारण बनती है। ओके सर। जब मोटापा आता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस साथ में पैकेट में आता है, जी सर। वो अलग से नहीं आता, हाँ जी। वो उसी पैकेट में पैक होकर आता है। हाँ जी। तो एक स्वस्थ रात का भोजन 2 रोटी। जी सर। 2 रोटी का मतलब ये नहीं है कि 50 ग्राम आटे की 1 रोटी बना हाँ दी, जी, वो जी। स्पेसिफाइड है 25 ग्राम आटे की 1 रोटी। ओके। 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दाल का मतलब है कच्ची दाल 30 ग्राम, जी सर। पकी हुई दाल 1 कटोरी।
और सब्जी। जी सर। अब सब्जी का जब मामला आता है तो मैं आपको एक बात और जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दे दूं। जी सर। ज़्यादातर सब्जियां जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छी होती हैं। जी सर। फॉर एग्जांपल आप सरसों ले लो, आप पालक ले लो, जी सर। आप गोभी, कॉलीफ्लावर, हाँ जी, ब्रोकली, हाँ जी, है ना, हाँ जी, ये जितनी भी प्रकार की जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सेहत बहुत अच्छी होती हैं। क्यों जी सर। अच्छी होती है? इसलिए अच्छी होती है कि इनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। जी सर। कैलोरीज बहुत कम होती हैं इनकी। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, कैलोरीज बहुत कम है, मिनरल्स भी हैं इनमें, विटामिन भी हैं, हाँ जी, और हमारे पेट को ये अच्छे से भरती है और फाइबर भी अच्छा प्रोवाइड करती है। जी सर। तो कॉन्स्टिपेशन से भी बचते हैं। जी सर, आपने सही कहा कि ज़मीन के ऊपर वाली सब्जियां क्यों हमें लेनी चाहिए। अब जमीन के नीचे क्या उगता है? आलू, जी सर, घंडियाड़ी, हाँ जी, एलिफेंट फूड, हाँ जी, हाँ जी, इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके सर, ओके। ये जब भी हम आलू का सेवन करते हैं तो तुरंत शुगर हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। और आपने बात की थी कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रो, हाँ जी, हाँ जी, खाना तो चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जमीन के ऊपर वालों में है, ओके, नीचे वालों में ओके सर, नहीं है। सर एक डाउट मेरा और था कॉमन सा कि ना बहुत सारे हाउस होल्ड में रात को चावल खाए जाते हैं सर। ये बहुत गलत है। अच्छा रात सर। को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, मिठाइयों का नहीं करना चाहिए, हाँ जी, तला भुना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ओके और सर। बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। हमारे को दिन के समय जो मैक्सिमम खाना हम ग्रहण करते हैं वो लंच में करना चाहिए। जी सर। एक व्यक्ति विशेष की डाइट अलग भी हो सकती है, हाँ जी। वो डॉक्टर से सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ओके सर। अगर अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ जी, अच्छा, इससे पहले कि मैं इस डिस्क्लेमर को आपको बताऊं, हाँ जी, सर्दियों में हमें फल भी सेवन करना चाहिए। कम Yes, से कम sir. 2 फल दिन के, और कम से कम 300-400 ग्राम सब्जियां ग्रहण दिन में करनी चाहिए। अब देखो, सब्जियां हम 2 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। जी सर, एक हम कुक करके, जी सर, ठीक है, दूसरा हम सैलेड के रूप में यस सर, ले सकते हैं। हाँ जी। तो ये दोनों ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हमारे फाइबर देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल देते हैं। जी सर। सर तो आपने ये सब कुछ बताया, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि एक बार सिंप्लीफाइड तरीके में ऐसे बता सकते हैं आप कि हमें प्रोटीन कहाँ से ज़्यादा मिलता है और फाइबर्स कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल, ये हमें प्रोटीन का जो सोर्स है वो पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के भी पता होना हाँ चाहिए, जी। फाइबर के भी, विटामिन के भी, मिनरल्स के भी। ये मैं आपको जरूर बताऊँ। जी सर। देखो, हमारे जो प्रोटीन जो हम लोग जो इंडियन हैं, हमारे में लगभग 50% से ज़्यादा लोग शाकाहारी हैं। जी सर। तो हमारे मुख्य स्रोत जो प्रोटीन के हैं वो क्या है? दालें हैं, यस सर। दूध है, दही है, और अंडे हैं। जी सर। कुछ लोग अंडों को वेजिटेरियन मानते हैं तो उनके लिए अंडे भी हैं। हाँ जी। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो नॉन वेज भी सेवन करते हैं, उनको फिश से, चिकन से, मटन से भी प्रोटीन मिलता है। जी सर। परंतु मटन का जो प्रोटीन है उसको ग्रहण, उसके साथ आपको चर्बी भी मिलेगी, जी सर। वसा भी जी मिलेगा। सर। तो जी सर। ध्यान रहे, मटन हमें कम सेवन करना है, फिश और चिकन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मात्रा में ले सकते हैं। एक और हमारी यहाँ पे, मैं उसे प्रचलित है पर मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ, आप उसको एनालाइज करना, कि हम लोगों के ना जो हम अपना खाने की कुकिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को जो प्रतिदिन कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है रोहित, वो आप एक सिंपल एस्टिमेट लगा सकते हैं। कितना आपका वजन है? ओके सर। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 58। 58। हाँ जी। तो रफली आपको 58 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके सर। ओके। ठीक है, तो 58 ग्राम प्रोटीन आप दाल से ले सकते हैं, हाँ जी। दूध या दही से ले सकते हैं, पनीर से भी ले सकते हैं। हाँ जी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज से भी ले सकते हैं, हाँ जी। एग से भी ले सकते हैं। तो आपको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि किस दाल में कितना प्रोटीन है। यस ना, सर, यस ये सर। हम सबको जानकारी प्रतिदिन बढ़ानी पड़ेगी। आज तो हम सारा इसमें नहीं बता पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रोटीन की मात्रा हमें यहाँ से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें अनाज से मिलता है, हाँ जी। जैसे रोटी है, हाँ जी। चावल है, हाँ जी। ज्वार है, बाजरा है। एक हमारे उधर होती थी जो चिनई बोलते थे हम, फॉक्सटेल, पांगी में। यस सर, है ना? यस सर। फॉक्सटेल, कुना, जी सर। जिसको कीनुआ बोलते हैं। हाँ जी। तो ये भी हमारे को कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, अच्छे कार्बोहाइड्रेट, हाँ जी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं।
जी सर। तो हम लोगों ने तो वो अब बिजनेस बंद कर दिए हैं। यस सर। तो लोगों को अपील की जा सकती है कि उसको दोबारा शुरू करें। हम अक्सर चावल की जगह चना खाते थे, हाँ जी। तो फॉक्सटेल, तो वो बहुत ही अच्छी खाने में मिलेट्स हैं, वो अच्छे अच्छे मिलेट्स हैं। जी सर। स्वस्थ भोजन जो है ना, वो सही चीज़ें खाने से नहीं होता है। सही समय पे भी सुबह का भोजन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। दोपहर का भोजन सबसे अच्छा पचता है। हाँ जी। और रात का भोजन जल्दी होना चाहिए। हाँ जी। देर रात खाना से हमें परहेज करना चाहिए। और शुगर और मिठाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाँ जी। भोजन का तो हमारा काम हो गया। यस सर। अब इसके अलावा भोजन से जो ऊर्जा मिलती है, उसको उपयोग करने के लिए हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है रोहित। ओके सर। हमें 30 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए। और वॉक करने का मैं एक ट्रेंड देखता हूँ, मेरे घर के यहाँ से बहुत सारे लोग वॉक करने चलते हैं। हाँ जी। मैं देखता हूँ कि वो बातें करते हैं, आपस में गॉसिप करते करते वॉक करते हैं। हाँ जी। और 1 घंटा स्पेंड करके गॉसिप करते करते वापस चले वापस जाते आते हैं। हैं, तो हाँ मैं जी। आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ, उनके उस वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके सर। क्यों? क्योंकि वो बातें कर रहे हैं। अगर कोई वॉक करते वक्त आप पूरी बातें कर रहे हैं, आप गाना गा पा रहे हैं, आप अगर ऐसा कर पा रहे हैं, तो वो वॉक नहीं है। ओके सर। वो अगेन सेडेंटरी एक्टिविटी है। हाँ जी। तो सेडेंटरी एक्टिविटी तो हम दिन भर के करते रहते हैं, किचन में भी करते हैं, रोटी भी बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो सारी सेडेंटरी एक्टिविटी है। हाँ जी। तो उससे हमारे वो मेटाबॉलिज्म एक्टिव नहीं होता। ओके। वॉक करने का मतलब ये है कि हम जब वॉक कर रहे हैं तो इतनी तेज़ी से वॉक करें कि हम एक पूरा सेंटेंस बोल ना पाएँ। ओके सर। और आधे घंटे में हमें स्वेटिंग हो, यस कम सर। से कम हमारे एक्जिला में तो स्वेटिंग आ जाए, यस सर। बगल में, है? यस सर। तब हम उस वॉक को मानते हैं। वॉक के अलावा रिस्क वॉक बोलते हैं उसको। हमारे अपने मसल स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए वेट भी लिफ्ट करनी चाहिए और स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। ओके सर, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है जी। वॉक को लेके। जैसे हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, अब एक ट्रेंड ही बन गया है, तो हम ना ईयरफोन्स लगा के रखते हैं सर, वो करना ज़रूरी है क्या? देखो, ईयरफोन का तो ये है ना कि ईयरफोन का इस्तेमाल कम ही करें तो बेहतर रहेगा। हाँ जी। खासकर जब आप वॉक कर रहे हैं, और अगर आप वॉक भी हाईवे पे कर रहे हैं या रोड पे कर रहे हैं और ईयरफोन लगाते हैं, तो आप कई प्रकार के रिस्क इनवाइट करते हैं। जी सर। रिस्क नंबर 1, कोई गाड़ी तेज़ी से आ रही है, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, जी सर। आपको हिट भी कर सकती है। हाँ जी। रिस्क नंबर 2 ये है कि आपके कान के पर्दे खराब होने के अंदेशे रहते हैं। तो एयरफोन का यूज़ भी तभी करना है जब किसी का फ़ोन आया, तब उसको अटैच करके फ़ोन सुन करके डिस्कनेक्ट करना होता है। जी सर। अगर हम उसको ऐसे कान में फंसाए रखते हैं, तो ये दोनों रिस्क, हम अपने कान भी खराब कर रहे हैं और एक्सीडेंट का रिस्क भी हाँ इन्वाइट जी। कर। डाइट के मामले में हमने जितनी भी बात की, इसमें मैं सिर्फ कुछ विशेष पेशेंट्स के लिए ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है या लीवर की या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अपने डाइट के बारे में, और डायबिटीज़ की हाँ मोस्ट जी। इम्पॉर्टेंटली, वो अपनी डाइट के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। ओके सर। ओके थैंक यू। सर, हमने अपनी जो आपने अभी हमारा जो टॉपिक था हेल्दी डाइट प्लान पे, ठीक है, इसमें आपने एक बात की थी कि प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, उसके बारे में बताएंगे सर, वो हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है? देखो रोहित, जो फास्ट फूड होता है हाँ जी। और प्रोसेस फूड, प्रोसेसिंग ना, ये सेंचुरी ओल्ड एक प्रथा है। बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। हाँ जी। कुछ अच्छी प्रोसेसिंग भी होती है, कुछ बैड प्रोसेसिंग भी होती है। हाँ जी। जो इशू राइज होता है वो फास्ट फूड यानी अल्ट्रा प्रोसेस फूड से होता है। जी सर। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड में क्या होता है कि वो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उसमें एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कम होती है। यस सर। ठीक है। तो उसमें जैसे मैदा, चीनी, तेल, वो भी ट्रांस फैट, घटिया किस्म का तेल का उसमें यूज़ होता है, हाँ क्योंकि जी। उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी, जी सर। प्रॉफिट गेन करना है। यस सर। तो प्रॉफिट के लिए वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उसमें नहीं डाली जाती, तो उसमें एक तो नमक भी ज़्यादा होता है। जी सर। जी सर। तो उस प्रकार के फूड को, जो प्रोसेस्ड, जो फास्ट फूड होते हैं, उसमें
क्या चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ जी। उसमें ना प्रोटीन होता है, जी ना सर। विटामिन होते हैं, ना मिनरल होते हैं, फाइबर भी नहीं होते हैं। इसलिए फास्ट फूड को कहते हैं हम हाई कैलोरी लो न्यूट्रिशन फूड, जी सर। है ना। हाँ जी। तो यानी कैलोरी ज़्यादा है, पोषण कम है, हाँ जी। उसको हम बोलते हैं फास्ट फूड। जी सर। और ये शरीर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। जी सर। फास्ट फूड नियमित खाने से क्या होता है, हमारा वजन बढ़ता है, जी सर। शुगर बढ़ती है, हाँ जी। बीपी बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी। जी सर। ठीक है। लंबे में इससे क्या होता है, हमें मोटापा होने लगता है, मधुमेह हाँ जी। और दिल की बीमारियां होने लगती हैं। ओके सर। तो जब हम ये फास्ट फूड ग्रहण करते हैं ना, तो हम अपने बचपन में फास्ट फूड ज़्यादा सेवन करते। करते हाँ जी। हैं, हाँ ठीक जी। है? हाँ जी। तो उस टाइम तो हमें एहसास नहीं होता है। जी सर। और यहाँ तक कि जो फीमेल्स, जो गर्ल्स फास्ट फूड का सेवन बहुत करते हैं, तो आपने आजकल सुना होगा रोहित, पॉलीसिस्टिक ओवरियन यस सर, डिजीज़ हो रही है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर भी हो जाता है। उससे जो उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ओके सर। और उनकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। जब वो बड़ी हो जाती हैं हाँ तो जी। उनके फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाता है। तो फास्ट फूड हमें हर तरफ से डैमेज करता है। हाँ जी। जो फास्ट फूड खाने से क्या होता है, फिर हमारे बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखे जा सकते हैं। हाँ क्या जी। बदलाव हाँ जी। होते हैं, वो घर में आके घर का खाना कम कर देंगे। बिल्कुल सर। भोजन का समय बिगड़ जाता है, हाँ जी। वो टाइम से खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो बाहर से फास्ट फूड खा के आए हाँ हैं। जी। तो अब हाँ घर जी। में भूख नहीं है तो कैसे खाएंगे। हाँ जी। तो फिर शाम को खाना खाने के जो बोलेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, हाँ जी। और तो लेट नाइट फिर से फास्ट फूड करेंगे। जी सर। जी सर। तो वो एक कंटिन्यूस फिर से वो वहीं हम पहुंच जाते हैं सर्केडियन साइकिल बन। रिदम पे। हाँ जी। हाँ जी। ठीक साइकिल है। बन। हाँ जी। तो हम उस तरफ को बढ़ने लगते हैं जी सर। सर्केडियन रिदम को खराब करने के लिए। जी सर। पाचन और ऊर्जा का प्रभाव जो है ना, वो हम बिगाड़ने से क्या होता है फिर। हाँ जी। तो फास्ट फूड में फाइबर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सर। फिर हमारे कब्ज, हाँ जी। गैस, हाँ जी। एसिडिटी, हाँ जी। ये सब होने लगती हैं। जी सर। तो इसलिए फास्ट फूड से एक तो दूरगामी प्रभाव है, हाँ जी। एक इमीडिएट है। हाँ जी। जो गैस, कब्ज वगैरह, एसिडिटी हो रही है, वो इमीडिएट प्रभाव है। जी सर। और दूरगामी मोटापा, हाँ जी। डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, हाँ जी। तो वो सारी आने लगती हैं। लेकिन सर जैसे ना अब ये फास्ट फूड जो है ना, ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गया सर, है ना। तो आप बता सकते हैं कि ये कितना सेफ़ है, मतलब डेली इनटेक के लिए। सेफ तो मैं इसको कभी कहना ही नहीं चाहूँगा। ओके सर। पर अगर आप को बहुत ही इमरजेंसी है, आप नहीं खाना बना सकते हैं, तो हफ्ते में एक आध बार चलो आप ग्रहण कर लो। हाँ जी। पर अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो ये आपको लॉन्ग रन में नुकसान ही। देखो, पूरी चीज़ कोई भी है ना ज़िंदगी में, वो आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचेगा। जी सर। जी सर। जी सर। तो हमें फास्ट फूड स्वाद तो देता है, सेहत कभी नहीं दे सकता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और जैसे मैंने पहले बताया, वजन बढ़ता है, हाँ जी। हाँ जी। शुगर बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाँ जी। अब ये जब बढ़ेंगे तो हार्ट अटैक के रिस्क, किडनी के रिस्क, सारे रिस्क आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। यस सर। यस सर। तो इसलिए घर का भोजन, सही समय पे संतुलित आहार, अच्छा स्वास्थ्य, जी सर। यही मंत्र लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी सर। यही सर। है। ओके सर। सर हमने बात की सर्कैडियन रिदम की, उसमें आपने बताया जैसे कि अगर हम टाइम से अपना खाना नहीं खाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है फ़ैट में, एक्सेस फ़ैट में। तो वैसे ही हमने अपनी डाइट प्लान की बात की थी, उसमें अगर आपने कहा कि फ़ास्ट फूड हम लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें मोटा ही करता है ना सर। तो सर बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कॉमन सा, एक मोटा और ओबिसिटी एक टर्म है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और सर मैं देखता हूँ कि हिमाचल में भी ये बीमारी काफ़ी बढ़ रही है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, इसके बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो पहले हमको ये जानना होता कि BMI, ओके सर। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये एक सिंपल सी रेशो है। हाँ जी। आपके बॉडी वेट डिवाइडेड बाय आपकी जो हाइट है, हाँ जी। हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके सर। ठीक है। तो वहाँ से जो आता है वो BMI आता है। तो BMI यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, हमारे स्टैंडर्ड में थोड़ा सा BMI हम इंडियंस के लिए, एशियंस के लिए थोड़ा कम है। वो Okay. कम क्यों रखा, क्योंकि हमारे जो हल्का सा भी BMI 23 से ऊपर ज़्यादा, तो हमारे को ये जो मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, हाँ जी। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की जो बात कर रहे हैं, हाँ जी। वो हमारे को आरंभ हो जाते हैं 23 पे। ओके तो सर। हम पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो देखो रोहित, अगर हमारा BMI
18.5 से कम है ओके। तो हम अंडरवेट कहलाते कैटेगरी में थे। हाँ जी, हाँ जी, अंडरवेट है। हाँ जी, और 18.5 से लेकर 22.9 है हाँ जी, तो इसका यूनिट पीछे लगाएं तो केजी पर मीटर स्क्वायर होगा, हाँ जी, है। हाँ जी, 22.9 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है हाँ जी। तो हम ओवरवेट हो जाते हैं। ओके सर। तो 18.5 से लेकर 22.9 तक नॉर्मल है, हाँ जी। हमारा नॉर्मल वेट है। ओके सर। तो अगर 23 से ऊपर जब निकलते हैं हम ओवरवेट हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। कहाँ तक? 23 से लेकर 25 तक हम ओवरवेट हैं। ओके सर। 25 से लेकर 30 तक 29.9 हाँ जी। यानी 30। 30 हाँ जी। 30 तक हम क्लास 1 ओबीज हैं। क्लास 1 मोटापे श्रेणी 1, एक श्रेणी प्रथम श्रेणी के मोटापे ग्रस्त हैं। जी सर। 30 से ऊपर जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम क्लास 2 ओबेसिटी में चले जाते हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। तो क्लास 2 ओबेसिटी ये हमारी ओबेसिटी की कैटेगरी है। कैटेगरी है। जी सर। उसके बाद मॉर्बिड ओबेसिटी भी होती है। हाँ जी। तो वो 40 35 कुछ गाइडलाइन में 35 से ऊपर लेते हैं, कुछ जी सर। 40 से ऊपर लेते हैं। जी सर। इस तरह से इसका बड़ी अचंभा की बात है कि अक्सर ये माना जाता था कि हम जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हाँ जी। हम मोटापे के शिकार नहीं होते थे। हाँ जी, फिट लोग। परंतु अब क्या हुआ कि कुछ पिछले 20-30 सालों से ये देखा गया कि हम लोग भी, हमारे यहाँ पे भी मोटापा निरंतर बढ़ता जा रहा है। जी सर। जी। पहाड़ जो है ना, पहले चढ़ना उतरना ये रोज का हमारे रोजमर्रा का हिस्सा होता था। जी सर। परंतु आज क्या हुआ, आज छोटे छोटे गांव तक भी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। जी सर। ठीक है। हाँ जी। और छोटे छोटे टिलर छोटे छोटे खेत वाले लोगों के पास भी पहुंच गए हैं। जी सर। तो हमारा सारा जो काम है ना वो मैकेनाइज्ड हो गया है जी सर। जी सर। ना। जी सर। खेत का काम हाँ जी। और घास काटने के लिए भी कटर आ गए, हाँ जी। इलेक्ट्रिक कटर। हाँ जी। और छोटे छोटे खेत है उनको बाड़ी भी लगानी, बाड़ी भी हाँ जी। में भी सब्जी भी अगर हमने लगानी तो टिलर यूज करके हम अपनी बाड़ियाँ लगाते हैं। लगाते हैं। जी सर। तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो हो गया। जीरो हो गई। हाँ जी। और पहले हम क्या खाते थे, हमारा बिल्कुल नेचुरल खाना जो हमारे पहाड़ों में उगता था, हाँ जी। राजमा है ना, हाँ वो जी। मिलेट्स, हाँ जी। हाँ जी। ज्वार बाजरा हाँ जी। और दालें, यस सर। सब्जियां Yes, sir. ऑर्गेनिक एकदम उसी का सेवन करते थे। आज क्या हो गया, हम सारे फास्ट फास्ट फूड पे, की तरफ बढ़ रहे हैं। रेडीमेड फूड पे, Packaged. रिफाइंड पे, हाँ जी। मैदा, हाँ जी। चावल, तरह तरह के भोजन हमारे को मिलने लगे तो हम उस पे सारे शिफ्ट कर गए। जी सर। ठीक है। तो अच्छा, एक रेडीमेड खाने से क्या होता है, ये जो फास्ट फूड से ना, नॉर्मली पहले क्या होता था कि अगर हमारे घर में अनाज पड़ा भी है तो उसको कुक करने में समय लगता था। जी सर। कुक करके फिर हम उसका सेवन कर पाते थे। हाँ जी। आज हमारे पास रेडीमेड खाना हमारे शेल्फ पे पड़ा है, जब मन किया तब उठाया, बिस्किट का पैकेट खोला, 4-5 बिस्किट खा लिया। खा लिया। 4-5 बिस्किट खाने का मतलब क्या हुआ, 300 कैलोरीज अंदर चले गई। हाँ जी। 300 कैलोरीज को मेटाबोलाइज करना तो हमारे को 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जी सर। तो हम चल तो कुछ नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अगर हमारे सब्जी भी लेने जाना है तो हम अपनी गाड़ी निकालते हैं, बाइक निकालते हैं, हाँ जी। लेके आ जाते हैं, हाँ जी। है ना। छोटे छोटे शहरों में तो गलियों तक सब्जी की दुकानें हैं, कुछ भी लेना है तो हमने वॉक नहीं करना है, चल के जाना नहीं है, गाड़ी लेके जाते हैं, तो मोटापा आना ही है। जी सर। तो और उसके साथ ये हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, हाँ जी। है ना। जी। लेट नाइट तक खाना नहीं खाएंगे, लेट खाना खाएंगे, स्क्रीन देखते रहेंगे। हाँ जी। और तो और रोहित, मैं एक चीज़ और ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ना हाँ जी। खाना खिलाते वक्त उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते और उनके मुंह में खाना ठूसती रहती है। ठूस रही है। हाँ जी। और बच्चा रज भी गया क्योंकि वो स्क्रीन में इन्वॉल्व हो गया है। उसको लगता है कि मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मुंह खोल लूँ और जो डाल रहे हैं वो ले ही लूँ मुंह में। खा लो खा लो। हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चा भी चब्बी, हाँ जी। माताएं जो माताएं बहनें हैं वो सोचती है कि हमारा बच्चा हेल्दी हो गया। जी। चब्बी हो जाना, मोटा हो जाना हेल्दी नहीं होता है। अच्छा सर। बच्चा जो है वो दौड़ने में तेज होना चाहिए, पढ़ने लिखने में तेज होना चाहिए, एक्टिविटीज करने में तेज होना चाहिए, तो सोचो आपका बच्चा हेल्दी है। जी सर। अगर वो गोल मोटोल हो गया है और चल नहीं पा रहा है तो सोचो हेल्दी नहीं है वो। जी आप सर। वहीं से उसके प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। इसी प्रकार हम ऑफिस में बैठ के भी काम करते हैं, हाँ जी। है ना, हाँ जी। और फास्ट फूड खाते रहते हैं। जी सर। यहाँ तक कि गांव में भी यही चला हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसी वजह से ये पहाड़ी इलाकों में
जहाँ मोटापा होना ही नहीं चाहिए था वहाँ तक आ गया। जी सर। ओके सर, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये भी समझा दिया कि ओबिसिटी वाला जो मैं टॉपिक जो पूछा था, ठीक है। तो सर अगर हमारे जितने सारे आई थिंक 4 टॉपिक हमारे कवर हुए हैं, तो सर अगर इनको कंक्लूड करना हो तो किस तरह से करेंगे सर? हाँ, तो मतलब 4 टॉपिक आप सर्केडियन रिदम से चले हैं। हाँ जी। और उसके बाद हेल्दी डाइट क्या वो, हाँ और जी। फास्ट फूड, और उसके बाद मोटापा। जी सर। तो हमने जैसे ये देखा कि ये एक के बाद एक रिंग है, ये हाँ जी। ऐसे चेन है। जैसे ही हमारा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है, हम लेट खाने लगते हैं, जी सर। तो हमारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि रात को हमारा जो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो होता है, जी सर। उसको हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जो भी ऊर्जा हमने प्राप्त की है उसको हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। जब उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, चर्बी बन के जम रहा है। जी सर। हमारे शरीर में ही जमेगा, और कहाँ जमेगा, पेट में जमता है, पेट बाहर को आएगा, हाँ जी। तो मोटापा आ रहा है। हाँ जी। तो हमें मोटापा ना आए, समय से खाना, जरूरी। समय से खाने का सेवन करना चाहिए। हाँ जी। हेल्दी डाइट जो हमने डिस्कस की, हाँ जी। और फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, जी सर। और हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना चाहिए। और जैसे हमारे पारंपरिक भोजन थे पहले, हाँ जी। ठीक है, मोटा अनाज, हाँ जी। ज्वार बाजरा, गेहूँ, जौ, और दालें, राजमा, घर का बना हुआ खाना, और मौसमी सब्जियां उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हाँ जी। और हर वक्त पार्टी के मूड में नहीं रहना चाहिए, और रात का भोजन बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए। जी सर। और लास्ट में एक बात मैं इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि हमें शराब और सिगरेट से दूर ही रहना चाहिए, जी सर। क्योंकि वो किसी प्रकार से कोई बेनिफिट हमारे लिए नहीं करते। यस सर। तो मेरे को लगता है इसी के साथ आज का पूरा प्रोग्राम कंक्लूड किया जा सकता है, रोहित। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, और आई होप कि आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि यही हमारा जो पूरा टॉपिक था उसमें हमने सीखा कि कैसे बिना सोए बिना खाए, मतलब ढंग से ना खाए ढंग से ना सोए, उससे भी हमारे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और एक और बात है कि सर की एक ख़ास बात ये है कि अपने मेडिकल फील्ड के अलावा सर एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं सर। हाँ, मैं बेसिकली सबसे पहले तो रोहित आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि सर। आपने मेरे को ये मौका दिया। वो यूट्यूब चैनल बेसिकली मैंने इस करके इजाद किया कि मुझे हर दिन अपने पेशेंट्स को, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के, किडनी के पेशेंट होते हैं, उनको डाइट बतानी पड़ती है। और किसी भी एक पेशेंट को अगर डाइट बतानी हो, डाइट के बारे में डिटेल में ज्ञान देना हो, तो एक आधे घंटे का समय लगता है। और नॉर्मली क्या होता है कि उसके लिए डाइटिशियन होता है हॉस्पिटल में, हेल्थ एजुकेटर होता है, डाइट एजुकेटर होता है, तो वो हमारे पास अभी ना होने की वजह से फिर मुझे इस तरीके से एक अपना यूट्यूब चैनल इजाद करना पड़ा, जी सर। जिसमें मैं मेडिकल ट्रुथ, सिंपल मेडिकल ट्रुथ के नाम से ये चैनल है। और इसमें मैं सेहत के बारे में ही साइंटिफिक बातों को सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। ओके थैंक यू सो मच सर। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक या फिर पूरे पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अपनी जर्नी, जो आपकी फिटनेस जर्नी है, उसको शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कोई पॉडकास्ट अगर देखना चाहते हो तो रोहित टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।